18 नवंबर 2022 उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर उबेश्वर के जंगल हैं और इस जंगल से होकर के एक रास्ता जाता है और उस रास्ते पर हर रोज़ गांव वाले आते जाते रहते हैं। और इसी बीच 18 नवंबर 2022 को जब ये लोग यहाँ से आ जा रहे थे तो उनकी नज़र एक झाड़ी पर जाती है और झाड़ियों में जब वो लोग देखते हैं तो वो देख करके दंग रह जाते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो लोग पास में जा करके देखते हैं तो वो लोग अचंभित हो जाते हैं क्योंकि लड़का और लड़के दोनों ही नग्न अवस्था में थे, यानी कि उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। जैसे ही वो लोग ऐसा सीन देखते हैं तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और पुलिस वाले अपनी टीम के साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम को लेकर के क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाले पूरा क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनके होश हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से इस लड़के और लड़की को मारा गया था उतनी बर्बरता के साथ ऐसा व्यक्ति इनकी हत्या कर सकता है जिनको इनसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो या इनसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। तो प्रथम दृष्टया देखने पर पुलिस वालों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये ऑनर किलिंग का मैटर हो, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों नग्न अवस्था में थे और उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, क्योंकि लड़के का जो प्राइवेट पार्ट था उसको काट दिया गया था, साथ ही साथ लड़के के भी प्राइवेट पार्ट में बहुत बुरी तरीके से अटैक किया गया था, यानी कि उसको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई गई थी। और इस वजह से पुलिस वालों को यही लग रहा था कि लड़का और लड़की की जो मर्डर हुआ है उसके पीछे का हो सकता है कि पहला कारण ऑनर किलिंग हो। लेकिन अभी पुलिस वालों के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे ये पता चल सके कि इस लड़का और लड़की की हत्या किसने की है। और पुलिस वालों को ये भी नहीं मालूम था कि ये दोनों है कौन और कहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। क्या ये आसपास के गाँव के ही लगने वाले हैं या किसी दूर जगह से यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये एक सुनसान इलाका था और हो सकता है वो एक दूसरे से मिलने के लिए यहाँ पर आए हों। लेकिन अभी पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल ही खाली थे और वो लोग लगातार इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो क्या कारण था कि इस लड़का और लड़की की इतनी बुरी तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी, और वो भी उस वक्त जब ये दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये तो बिल्कुल 100% क्लियर था कि इनको मारने वाला जो व्यक्ति था वो इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था और इसी वजह से जब दोनों ये संबंध बना रहे थे तो अचानक इनके बीच में फेविक्विक या कुछ चिपकने वाला पदार्थ डाल दिया गया था, जिसकी वजह से इनका जो शरीर था एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से चिपक गया था। इन दोनों ने एक दूसरे को अलग करने की भी कोशिश की थी, लेकिन फेविक्विक इतनी ज़्यादा मात्रा में डाला गया था जिसकी वजह से इनकी खाल एक दूसरे से उचड़ आई थी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए थे और इसी बीच में इनके ऊपर अटैक कर दिया गया था जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। तो अब पुलिस वाले लगातार इन दोनों की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या कारण था कि इन दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई थी? जब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज भी हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की नफरत अपने दिल में पाल लेते हैं और उसके बाद इस तरीके के कांड को अंजाम दे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस वाले जहां पर डेड बॉडी मिली थी दोनों लड़का और लड़की की, वहां आसपास का जो भी इलाका था उसको चेक करते हैं। और जब वो लोग आसपास के इलाके को चेक करते हैं तो इनके जो कपड़े थे वो पास में पड़े हुए थे और इसी बीच जब पुलिस वाले कपड़ों को चेक करते हैं तो वहाँ से इनके जो कपड़े थे उनसे इनको इनके मोबाइल मिल जाते हैं, यानी कि लड़का का और लड़की का दोनों का भी मोबाइल मिल जाता है। पुलिस वाले मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन करने के बाद में कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में लड़के के जो परिवार वाले थे उनसे बातचीत हो जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि आप लोग कौन है जो राज के मोबाइल से हमें फ़ोन कर रहे हैं। तो पहली बार पुलिस को ये पता चला था कि जो ये लड़का मर चुका है इसका नाम राज है। पुलिस वाले राज के परिवार वाले से पूछते हैं कि आप कौन है और आप लोग राज को कैसे जानते हो। तो इसके बाद जो दूसरी तरफ से बंदा बात कर रहा था वो बताता है कि ये राज का मोबाइल है और राज उदयपुर के एक गांव में सरकारी टीचर है। जैसे पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो उनको इस बात का तो दिलासा हो गया था कि ये जो बंदा मर गया है इसकी शिनाख्त हो चुकी है और इसका नाम राज है। और इसके बाद पुलिस वाले वो जो लड़की थी उसके मोबाइल नंबर में कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम कविता है, ये भी शादीशुदा है लेकिन अब ये अपने पति से अलग रह रही है। तो अब पुलिस वालों को यह क्लियर हो गया था कि लड़का और लड़के दोनों शादीशुदा हैं और इसके बावजूद भी इनके बीच में प्रेम संबंध था, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और हो सकता है कि इसी वजह से इन दोनों की हत्या कर दी गई हो। लेकिन पुलिस वाले अब इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और अभी पुलिस वालों के पास कोई भी क्लियर सबूत नहीं था कि इन दोनों की हत्या किसने की है। पुलिस की टीम कविता और राज के घर में पहुंचती है और इसके बाद उनके परिवार वालों से वो लोग बातचीत करना शुरू करते हैं कि राज और कविता अपने घर से कब लापता हुए थे। तो परिवार वाले बताते हैं कि 15 नवंबर की शाम को ये दोनों घर से बिना बताए निकल गए थे, यानी कि इन लोगों ने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दोनों अपने घर में कुछ बहाना बना करके निकले थे और इसके बाद राज अपनी मोटरसाइकिल साथ ले गया था
और हो सकता है उसने कविता को अपने मोटरसाइकिल में बैठाला होगा और इसके बाद दोनों उदयपुर के उस जंगल में पहुंच गए थे। लेकिन इनको वहाँ पे जंगल में जाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि इन लोगों को यदि ये सब कुछ करना था तो ये कहीं और भी कर सकते थे, जंगल में जा कर के ऐसा क्यों कर रहे थे। तो इसके बारे में परिवार वालों को कुछ भी नहीं मालूम था। और परिवार वालों से जब ये लोग बात करते हैं, यानी कि पुलिस की टीम जब परिवार वालों से बात करती है, तो उनको ये भी पता चलता है कि राज और कविता के बीच में जो रिलेशन था उसका राज के परिवार वाले विरोध कर रहे थे। क्योंकि राज था, उसकी 2017 में शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम था सपना, और सपना के 2 बच्चे भी थे, यानी कि राज के 2 बच्चे थे। और इस वजह से जो उसका परिवार था राज का, वो लगातार ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये चला रहा था कविता के साथ, उसका विरोध कर रहे थे कि ये सब काम तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी शादी हो चुकी है और इस वजह से हमारा जो समाज है, यानी कि गांव में तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तो कहीं ना कहीं राज के ऊपर प्रेशर बन रहा था कि वो कविता से अपना रिलेशन तोड़ दें, लेकिन वो इस रिलेशन को तोड़ नहीं रहा था और लगातार कविता के साथ रिलेशन को मेंटेन कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जो उसकी पत्नी थी और जो पूरा परिवार था, यानी कि ससुराल वाले, मायके वाले, सभी लोग राज के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कविता के साथ चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे और उसको चेतावनी दे रहे थे कि तुम इस रिलेशन को तोड़ दो। तो अब पुलिस वालों को यही लग रहा था कि हो ना हो इस पूरे केस में जो राज का परिवार है उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि उसका रिलेशन था, इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी भी पुलिस वालों को कुछ ऐसा सबूत नहीं हाथ में लगा था जिससे ये लग सके कि हाँ, हमें इसके व्यक्ति के ऊपर शक है और हो सकता है इसी व्यक्ति ने कुछ प्लानिंग करके हत्या की हो। और इसी बीच पुलिस वालों की एक टीम जो जंगल था, उबेश्वर का जंगल, वहां तक जितने भी रास्ते जाते थे उन सभी के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक करना शुरू करते हैं। पुलिस टीम लगातार सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही थी। 100 से ज़्यादा उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए थे, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा नहीं मिला था जिससे ये पता चल सके कि ये दोनों, यानी कि राज और कविता, उस जंगल में कैसे पहुंचे थे। और इसी बीच में उनकी मेहनत रंग लाती है और पुलिस वालों को एक कैमरे में राज और कविता दिख जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि राज और कविता किसी व्यक्ति के साथ एक ही बाइक पर बैठे हुए हैं, यानी कि एक बाइक पर 3 लोग बैठे हुए थे, यानी कि 2 पुरुष थे और 1 स्त्री थी, यानी कि कविता थी, राज था और एक तीसरा बंदा और था जो बाइक को चला रहा था। और सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इस बाइक के पीछे सांप का चित्र बना हुआ था, यानी कि अब पुलिस वालों को यह लग रहा था कि हो ना हो जो व्यक्ति है वो कोई इनके जान परिचित का ही है, क्योंकि वही इनको बैठा करके अपने साथ ले गए। अनजान व्यक्ति के साथ तो आदमी बैठेगा नहीं। तो अब पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये व्यक्ति कौन है। पुलिस वाले उस फोटो को लेकर के फिर से एक बार गांव में पहुंचते हैं और गांव वालों से साथ साथ उनके जो परिजन थे राज और कविता के, उनसे पूछताछ करते हैं कि ये बाइक बताओ, ये बाइक किसकी है। तो बाइक से पहचान हो जाती है और परिवार वाले बताते हैं कि ये बाइक हमने देखा है। और उन दोनों के परिवार वाले ये बताते हैं कि इस बाइक को हम लोग पहचानते हैं और ये बाइक हमारे गांव में एक आश्रम है जहाँ पर एक संत जी रहते हैं जिनका नाम है भालेश जोशी। यानी कि भालेश जोशी एक बाबा हैं जो कि गाँव में एक आश्रम को चलाते हैं और उनके आश्रम में लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर के, यानी कि उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए सभी लोग भालेश बाबा के पास पहुँचते हैं और भालेश बाबा उनकी समस्याओं का हल भी करते हैं और साथ ही साथ उनको ताबीज़ बना करके देते हैं। और ज़्यादातर उनके दरबार में आने वाले भक्तों में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की होती है। तो ये सब बातें जब पुलिस वालों को पता चलती है तो इसके बाद पुलिस वाले राज और कविता के परिवार वालों से यह पूछते हैं कि क्या आप लोग भी भालेश के आश्रम में आते जाते रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। हमें क्या, राज और कविता भी भालेश के दरबार में आते जाते रहते थे, उनकी जो भी समस्याएं होती थी उनसे वो सॉल्व कराते थे और बाबा जी बहुत अच्छे हैं, वो ताबीज़ बना करके देते हैं और इसके बाद जो समस्याएं होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा उनके दरबार में महिलाएं आती हैं और महिलाओं की समस्या वो सबसे ज़्यादा सॉल्व करते हैं, क्योंकि परिवार से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, उन सबको लेकर के महिलाएं उनके दरबार में पहुंचती थी, उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते थे, साथ ही साथ ताबीज़ भी बनाते थे। तो पुलिस वालों को अब ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं जो भालेश जोशी का आश्रम है वो राज और कविता के मर्डर से जुड़ा हुआ है, यानी कि राज और कविता का जो मर्डर हुआ है उसके पीछे की कहानी इस आश्रम से जरूर जुड़ी हुई है। और इसके बाद पुलिस वाले पहुंचते हैं आश्रम में और भालेश जोशी से पूछताछ करते हैं। भालेश जोशी शुरू में तो आनाकानी करता है, लेकिन उसकी जो बातचीत का तरीका था उसको देख करके पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो रहा था। और इसके बाद पुलिस वाले उसको ले करके आ जाते हैं थाने में। और थाने में जब पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे तो वो लगातार ना नुकर कर रहा था, लेकिन उसकी जो बातचीत का तरीका था वो लगातार घबरा रहा था, यानी कि जो भी वो आंसर दे रहा था घबराहट में दे रहा था। तो भालेश की फिजिकल एक्टिविटी को देख करके पुलिस वालों को शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो कविता और राज की हत्या हुई है उसके पीछे इस भालेश को कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम है। इसके बाद पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो वो बहुत देर तक पुलिस वालों के सामने टिक नहीं पाता है और इसके बाद वो कहानी वो पुलिस वालों के सामने खोल करके रख देता है, जिसको सुनने के लिए पुलिस वाले क्या, पूरा गांव जिसने भी इस कहानी के बारे में पता किया था कि कैसे राज और कविता की हत्या करती थी, वो सभी लोग वेट कर रहे थे कि भालेश ने
क्यों इन बच्चों की हत्या की है। और इसके बाद भालेस पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है। भालेस पुलिस वालों को बताता है कि ये जो कविता नाम की महिला थी, ये शादीशुदा थी, लेकिन ये अपने पति से दूर रह रही थी और इस वजह से ये हमारे आश्रम में आती रहती थी और ये हमेशा अपनी जो समस्याएं थी कि मैं अपने पति से दूर रह रही हूँ, मेरा अपनी पत्नी से लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है और इन सभी समस्याओं को लेकर के ये मेरे दरबार में आती रहती थी। और इसी बीच में भालेस और कविता के बीच में रिलेशन हो जाते हैं। वो दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे और कविता का भालेस के आश्रम में आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उनके बीच में एक तरीके से जो प्रेम संबंध है वो बन गए थे। और इसी बीच में जो राज था वो भी अपने परिवार के साथ भालेस के आश्रम में आता रहता था। तो राज और कविता के बीच में जो मुलाकात हुई थी वो इसी आश्रम में हुई थी और धीरे धीरे जो मुलाकात थी वो उन दोनों के प्यार में बदल जाती है। और जब भी भालेस के आश्रम में राज और कविता आते थे तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। और ये सब बातें जब भालेस को पता चलती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसको अब ऐसा लग रहा था कि कविता जो उससे पहले प्यार करती थी वो अब राज के चक्कर में आ गई थी और इस वजह से वो ना तो आजकल भालेस से बातचीत कर रही थी और ना ही उससे मिलने के लिए आश्रम में आती थी। यानी कि अब भालेस को अब यह लगने लगा था कि कविता जो उससे प्रेम करती थी, उसकी होने वाली थी, वो अब राज के प्यार में पागल हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। और यही सब बातें भालेस को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। भालेस जो कि 52 साल का आदमी था और कविता 35 साल के आसपास थी, इसके बावजूद भी उनके बीच में बहुत ज़्यादा उम्र का अंतर था। फिर भी भालेस चाहता था कि कविता उसकी होकर के रहे और उसके साथ ही रहे, क्योंकि वो अपने पति को छोड़ चुकी थी और इस वजह से भालेस यही चाहता था कि कविता उससे शादी कर ले और उसके साथ रहे। लेकिन राज की एंट्री होने के बाद में भालेस का जो चल रहा था उसके साथ चक्कर, वो कहीं ना कहीं किनारे हो गया था और ये सब बातें अब भालेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो यही चाह रहा था कि राज और जो कविता का रिलेशन है वो टूट जाए और उससे उसका फ़ायदा हो जाए। और इसी बीच में राज के जो परिवार वाले हैं वो भी बाबा के आश्रम में आते रहते थे और राज की पत्नी सपना ने एक बार बाबा से ये कहा कि मेरा अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो बिल्कुल भी मेरी बात ही नहीं मानते हैं। तो भालेस जो पहले से ही बिल्कुल खुन्नस खाए बैठे हुआ था राज से, वो पूरी कहानी उसकी पत्नी सपना को बता देता है और वह सपना को ये बताता है कि तुम्हारे पति राजेश का आश्रम में आने वाली एक महिला कविता के साथ प्रेम संबंध है। वह अपने पति को छोड़ करके अकेले रह रही है और इस वजह से उसने राज को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया है। तो जब ये सब बातें सपनों को पता चलती है तो वो घर जाती है, यही पूरी बात अपने परिवार वालों को बताती है, मायके वालों को बताती है, ससुराल वालों को बताती हैं। तो जब राज अपने घर में पहुंचता है तो उसका अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और राज के परिवार वाले भी उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो उस कविता के साथ, जो भी तुम्हारा रिलेशन है उसको तुरंत तोड़ दो, ये बात सही नहीं है। यदि तुम ये सब करोगे तो हम तुमको अपने घर से निकाल देंगे। तो अब राज को ये लगने लगा था कि ये सब बातें मेरी पत्नी को कैसे पता चली। राज कविता को फ़ोन करता है, उसको बताता है कि तुम्हारा जो मेरे साथ रिलेशन है उसके बारे में मेरी पत्नी को पता चल गया है और ये सब बातें मेरी पत्नी को किसने बताया है। तो कविता कहती है मैंने तो नहीं बताया है, हो सकता है कि ये सब बातें भालेस ने बताया हो। ये लोग पहुँचते हैं आश्रम में और भालेस से पूछते हैं क्या तुमने मेरी पत्नी को हमारे रिलेशन के बारे में बताया है। तो भालेस बोल देता है हाँ हमने बताया है। और इसके बाद जो कविता है वो भालेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि ये तुमने आगे से किसी से भी हम दोनों के रिलेशन के बारे में बताया तो मेरा जो तुम्हारे साथ रिलेशन था पहले उसको मैं सभी के सामने ला करके रख दूंगी और इस वजह से जो तुम्हारी गांव में इज्जत है और तुम बहुत बड़े जो बाबा बनते हो, सबकी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हो, वो एक बार में खत्म हो जाएगी। ऐसी बातें जब कविता भालेस से कहती है तो भालेस अब डर जाता है। उसको अब ऐसा लगने लगा था कि कहीं कविता उसके साथ जो रिलेशन था उसको जग जाहिर ना कर दे और इस वजह से गाँव में जो उसने अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई है वो एक बार में ख़त्म हो जाएगी। तो अब उसके मन में कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि राज और जो कविता है इनको उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके ये दोनों बहुत बड़ी मुश्किल उसके सामने खड़े कर सकते हैं। और राज भी उसको कविता के साथ मिल करके ब्लैकमेल कर रहा था। वो भी यही कह रहा था कि मैं तुमको बदनाम कर दूंगा, तुम यहाँ पर क्या करते हो, जो भी तुम्हारा रिलेशन था मुझे सब कुछ मालूम है। तो भालेस कहीं ना कहीं अब कविता और राज से डर चुका था और अब उसको यही लग रहा था कि यदि ये दोनों जिंदा रहेंगे तो आगे चल करके उसके जो भी इमेज बनी हुई है गाँव के अंदर वो पूरी समाप्त हो जाएगी। और अब वो मन में प्लान यही करने लगा था कि इन दोनों को रास्ते से अब हटाना है। तो इसी बीच में कविता एक दिन भालेस को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरा जो राज के साथ रिलेशन है उस वजह से उसके परिवार वाले लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। बाबा जी आप कुछ ऐसा कीजिए, यानी कि आप कुछ ऐसा वशीकरण कर दीजिए जिसकी वजह से मेरा जो राज के साथ रिलेशन है वो हमेशा की तरह बना रहे और राज के परिवार वाले कुछ भी हमारे बीच में ना कर सकें। जब ये सब बातें कविता भालेस से कहती है तो भालेस को मौका मिल जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब तो
खुद ही कविता चल करके उसके पास आई है और उसके पास अब तरीका भी है इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने का। और इसी बीच में 15 नवंबर 2022 को भालेस कविता को फ़ोन करता है। उससे कहता है कि मेरे पास एक पूजा है, मैं उस पूजा को कराऊंगा और इसको कराने के बाद में जो तुम्हारा राज के साथ रिलेशन है वो हमेशा के लिए बिल्कुल बन के रह जाएगा, यानी कि उसको अब कोई भी आगे चल करके तोड़ नहीं पाएगा। राज के परिवार वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल तुम लोग क्या करो, शाम को मेरे पास आ जाना और मैं इस जगह पे तुम लोग को मिलूंगा। जब ये सब बातें कविता राज को बताती है तो राज भी तैयार हो जाता है। वो तो चाहता ही था कि कविता के साथ उसका रिलेशन बना रहे और दोनों अपने घर से बिना बताए निकलते हैं 15 नवंबर को। और इसके बाद वो अपनी बाइक लेकर के राज आता है, वो कविता को बैठाता है, फिर भालेस के बताए हुए पते पर दोनों पहुंच जाते हैं। एक जगह पर राज अपनी बाइक को खड़ा कर देता है और इसके बाद दोनों भालेस के साथ उसकी बाइक पर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भालेस की बाइक थी उसके पीछे सांप का चित्र बना हुआ था, वही आगे चल करके उसको पकड़ाता है। दोनों बाइक से बैठते हैं और इसके बाद जो भालेस होता है इनको ले करके पहुंचता है उदयपुर के उबेसर जंगल में। वहाँ पर ये इनको ले जाता है, एक पत्थर पर बैठा देता है और वहाँ पर ढोंग करने लगता है। पूरा एक वशीकरण का एक उसने पूरा तांझाम बना रखा था। पूजा पाठ शुरू कर देता है, मंत्र मंत्र पढ़ता है और इसके बाद कहता है कि तुम लोगों को यदि अमर करना है अपने रिलेशन को, यानी अपने रिलेशन को सदा सदा के लिए मेंटेन करना है, तो तुम लोग मेरे सामने संबंध बनाओ। दोनों इसके चाल को समझ नहीं पाते हैं, यानी कि कविता और राज इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि भालेस उनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है और इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। वो उनसे ये कहता है कि तुम दोनों अब एक काम करो, जब तक मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ तो तुम दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाओ, अपने कपड़े पूरे उतार दो। दोनों तैयार हो जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं, एक दूसरे के साथ संभोग करना यानी कि सेक्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों ये सब करते हैं और एक दूसरे में बिल्कुल आत्मलीन हो जाते हैं, बिल्कुल बिजी हो जाते हैं, तो इसी बीच में जो भालेस होता है उनके ऊपर फेविक्विक डाल देता है। भालेस अपने साथ फेविक्विक लेके आया था और यह फेविक्विक वो लंबे समय से इकट्ठा कर रहा था। उसने कम से कम 150 मिलीलीटर के आसपास फेविक्विक को इकट्ठा किया था और उसी फेविक्विक को वह उन दोनों के ऊपर डाल देता है जब राज और कविता एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। जैसे फेविक्विक गिरता है उनके ऊपर, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, वो दोनों चपक जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को छुटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छुटा नहीं पाते हैं। उनकी खाल उछड़ आती है लेकिन वो दोनों छोड़ते नहीं हैं और इसी बीच मौका पा करके भालेस उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो उनको पत्थर से, चाकू से तब तक मारता है जब तक दोनों की मौत नहीं हो जाती है। साथ ही साथ वह राज का प्राइवेट पार्ट को ही काट देता है और कविता के भी प्राइवेट पार्ट में पत्थर से वार करता है। यानी कि उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, उसको ऐसा लग रहा था कि इनको मार करके उसकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये सब करने के बाद में वो एक ऐसी समस्या में फंसने वाला है जिससे वो ज़िंदगी भर भी छूट नहीं पाएगा। जब कविता और राज की मौत हो जाती है तो इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद पहुँच जाता है बूंदी में, यानी कि बूंदी एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर जाकर के छुप जाता है। 16 और 17 नवंबर को वो वहीं पर छुपा रहता है और इसी बीच में उसको पता चलता है कि पुलिस वाले उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वो तो राज और जो कविता के परिवार वाले हैं उन्हीं से पूछताछ कर रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मामला शांत हो गया है, उसके तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा और इस वजह से वो बूंदी से वापस आ जाता है अपने आश्रम में और डेली रूटीन की तरह जो उसके काम चलते रहते थे, महिलाएं आती थी, उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था, ये सब जो उसका तरीका था उसको करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक बाइक दिखाई देती है जिसके पीछे सांप का चित्र बना हुआ था और उस चित्र की वजह से पुलिस वाले भालेस तक पहुँच गए थे और अब भालेस ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था और अब पुलिस ने ये जो मर्डर मिस्ट्री थी, लड़का और लड़की थी, उसको सॉल्व कर लिया है। भालेस को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। जिस केस को पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि ऑनर किलिंग का केस है, वो आगे चल करके एक लव ट्रायंगल का केस बन गया था, जहाँ पर एक पुजारी ने, यानी कि एक जो संत था, बाबा था, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, वो खुद ही प्रेम जाल में फंसा हुआ था और उसने अपनी जान को बचाने के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया था, यानी कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था। तो आज के वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी तरीके के गलत काम को मत कीजिए। यहाँ पर भालेस ने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही गलत था। वो 52 साल का व्यक्ति था, उसका अच्छा खासा जीवन चल रहा था, वो एक संत था, आश्रम था उसका, वहाँ पर वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और इसके बावजूद भी उसने एक महिला के चक्कर में, यानी कि कविता नाम की महिला के चक्कर में उसका और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और आज वो जेल के सलाखों के पीछे है और अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलती करने से पहले 100 बार जरूर सोचिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसके रिजल्ट आगे चल करके गलती होंगे तो प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।